आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार दोस्तों, प्राइम डिबेट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं संजय राजन। दोस्तों, संसद का सत्र आज से शुरू हो गया। नए सदस्यों के शपथ ग्रहण का दौर जारी है। नए सदस्यों को प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि महताब शपथ दिला रहे हैं। कल तक ये शपथ ग्रहण समारोह भी समाप्त हो जाएगा। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति को लेकर थोड़ा विवाद विपक्षी दलों की ओर से देखने को मिला, लेकिन अब वो मामला शांत हो गया। अब एनडीए के सामने अगली चुनौती है 26 जून को होने वाले स्पीकर का चुनाव। बात तो आसानी से बन सकती है, बशर्ते सत्तारूढ़ दल विपक्षी दल यानी इंडिया गठबंधन की ये मांग मान ले कि स्पीकर सत्तारूढ़ दल का हो, जो परंपरा रही है, और डिप्टी स्पीकर विपक्षी दलों को आसानी से दे दी जाए। बातचीत का दौर जारी है। स्पीकर पर सहमति बनाने की जिम्मेवारी बीजेपी के वरिष्ठ नेता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को दी गई है। कांग्रेस ने मांग रखी है कि डिप्टी स्पीकर का पद विपक्षियों को मिलना ही चाहिए। 27 जून को राष्ट्रपति का भी भाषण होना है, जिसमें मोदी पार्ट 3 सरकार की भावी योजनाओं का झलक साफ तौर पर देखने को मिल सकता है। 28 जून की तारीख काफ़ी अहम रहने वाली है, क्योंकि इस दिन सदन में विधायी कार्य होना है। कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर विपक्षी दल न केवल पूरे चुनाव के दौरान सत्तारूढ़ दल और सरकार पर हमला करता रहा है, मसलन महंगाई, बेरोजगारी, यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड, किसानों की एमएसपी की मांग वगैरह वगैरह। अब इसमें एक मुद्दा और जुड़ गया है, वो है परीक्षाओं में, खासकर नीट में हुए धांधली का मामला। दोस्तों, इस बार सशक्त विपक्ष है। राहुल गांधी के साथ अखिलेश यादव संसद में पहली पंक्ति में बैठे नजर आने लगे हैं। अब इन मुद्दों पर विपक्ष सरकार से संसद में चर्चा कराने की मांग रख सकता है। जाहिर सी बात है, अगर सरकार ऐसे मुद्दों पर चर्चा को तैयार होती है तो बेहतर होगा, वरना विपक्षी दलों का हंगामा होना तय है। फिर एक तरफ कांग्रेस का संसद के पहले दिन हाथ में संविधान लेकर पहुंचना और मोदी सरकार से संविधान को खतरा बताना, और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कांग्रेस पर आपातकाल के दौरान संविधान की धज्जियां उड़ाने का बयान, यह साफ नजीर पेश कर रहा है कि अब सत्ता पक्ष और सशक्त विपक्ष में तनातनी का दौर साफ तौर पर दिखाई पड़ने वाला है। दोस्तों, आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं। एक सशक्त विपक्ष के बीच आखिर सत्तारूढ़ दल के सामने किस तरह की चुनौतियां हैं 18वीं लोकसभा में। एक बेहतरीन पैनल हमारे साथ इस चर्चा में भाग लेगा, लेकिन सबसे पहले सुन लेते हैं कुछ बयान। सदन में सामान्य मानवीय की अपेक्षा रहती है, डिबेट की, विजिलेंस की। लोगों को अपेक्षा नहीं है कि नखरे होते रहे, ड्रामा होते रहे, डिस्टर्बेंस होता रहे। लोग सब्सटेंस चाहते हैं, स्लोगन नहीं चाहते हैं। देश को एक अच्छे विपक्ष की आवश्यकता है, जिम्मेवार विपक्ष की आवश्यकता है, और मुझे पक्का विश्वास है कि इस 18वीं लोकसभा में हमारे जो सांसद जीत करके आए हैं, वो सामान्य मानवीय की इन अपेक्षाओं को पूर्ण करने का प्रयास करेंगे। देखिए, जो आक्रमण प्रधानमंत्री जी, अमित शाह जी कॉन्स्टिट्यूशन पर, संविधान पे कर रहे हैं, वो हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। वो हम होने नहीं देंगे। इसीलिए हमने कॉन्स्टिट्यूशन, ओथ लेते हुए हमने कॉन्स्टिट्यूशन पकड़ा था। धन्यवाद। थैंक यू। हमारा संदेश जा रहा है, हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को कोई शक्ति नहीं छू सकती है। मुझे लगता है कि अपोजिशन को दूसरा कोई विषय नहीं है। संविधान के बारे में सबको आदर है, संविधान की रक्षा होना आवश्यक है, और इसीलिए मुझे लगता है कि बार बार संविधान का विषय निकालकर अपोजिशन ब्लैकमेल करने का काम कर रहा है। एक तो संविधान को माथा टेकर मोदी साहब ने शपथ ली है, और नरेंद्र मोदी जी कोई संविधान बदलने वाले नहीं है, लेकिन उसका एक गलत प्रचार किया जा रहा है। तो सुना आपने किस तरह से नेता सदन यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का साफ तौर पर कहना था कि एक अक्षय जिम्मेवार विपक्ष की जरूरत है। आपातकाल को लेकर क्या कुछ कहा है उन्होंने, वो भी
सबके बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। जाहिर सी बात है, रार दोनों तरफ से देखने को मिल रहा है। चूँकि एक सशक्त विपक्ष है 18वीं लोकसभा में, और जाहिर सी बात है ऐसे में सत्तारूढ़ दल के सामने बड़ी चुनौतियां देखने को मिल सकती हैं। एक बेहतरीन पैनल हमारे साथ जुड़ गया है, हम इनसे इसी मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं चंचल यादव, समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद है इस चर्चा में। चंचल तेज तरार प्रवक्ताओं में शुमार हैं। प्रदीप सिंह ये कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी अपर्णा दीक्षित जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अपर्णा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सम्राट चौहान राष्ट्रीय लोकदल के आप प्रवक्ता हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। और दिलीप यादव हमारे साथ इस चर्चा में मौजूद हैं, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं और इस चर्चा में हम आगे बढ़ाने में इनका सहयोग लेंगे। सबसे पहले दिलीप जी, भाई आज तो सामने दिख गया कि क्या नज़ारा रहने वाला है 18वीं लोकसभा का। विपक्ष संविधान लेकर हाथ में आता है और प्रधानमंत्री मोदी जी संविधान की धज्जी उड़ाने वाले उस आपातकाल की याद दिला देते हैं। तो जाहिर सी बात है, एक साफ तौर पर दोनों तरफ से मोर्चाबंदी देखने को मिल रही है। जी दिलीप जी। जनता का जो जनादेश मिला है इंडिया गठबंधन को, उसके वजह से एनडीए ने आज जो है संविधान की बात करने लगा है। तब कहाँ गया था जब 2014 में विपक्ष नहीं था, 2019 में विपक्ष नहीं था, विपक्ष था लेकिन जो है जो नेता प्रतिपक्ष की बात हो रही थी वो क्यों नहीं किया गया। आज जो है मैं ये कहूंगा कि जो जनता है, पूरे देश की जनता ने जो है इस बात को जो है ला के खड़ा कर दिया, आंखों में आंखें डालने वाले व्यक्ति को खड़ा कर दिया जो प्रधानमंत्री से सीधे तौर पे सवाल कर सके, वो जनता की बातों को जो है सवाल कर सके। वो तानाशाही जो 10 साल का तानाशाही था, उस कार्यकाल को जो है पुनरावृत्ति न होने पाए, इस वजह से जनता ने जो है ये जनादेश दिया है। और एक चीज और बताएं कि जो है अभी देखें अठावले साहब का जो है एक स्टेटमेंट आ रहा था कि मोदी साहब ने संविधान को लेके जो है शपथ खाया है, इसलिए जो है विपक्ष होना चाहिए और संविधान में विश्वास करते हैं। अगर वो संविधान में विश्वास करते तो संविधान के तहत ही वो कार्य करते, सोंगल का जो है प्रयोग नहीं करते। आप समझिएगा, वो महंगाई, भ्रष्टाचार, इन सब मुद्दों पे, शिक्षा, चिकित्सा, इसके अलावा जो है महिलाओं के साथ जो भी मणिपुर का घटना हो या कोई भी घटना हो, उन सब चीजों का जो है वो जवाब दिए होते। इसलिए कि विपक्ष नहीं था, नेता प्रतिपक्ष नहीं था, नेता प्रतिपक्ष अब आ गए हैं, तो उन सवालों को जो है आंखों में आंखें डाल के जो है उनसे निकलवाएंगे और सामने बैठ के, आमने सामने बैठ के टेबल टू टेबल टॉक करेंगे कि जो है ये होना है। अगर जो है प्रधानमंत्री जी बाएं दाएं जो है झांकने लगे, कोई जो है लोगों को जो है जैसे दूसरों को भी, विपक्षी लोगों को भी जो है वो नहीं मानते थे, अपने पार्टी के लोगों को नहीं मानते थे, अब जो है उनकी वो तानाशाही नहीं चलेगी। और जो लोगों का जो है देश के जो है लोकतंत्र में विश्वास है, लोगों का जो है संविधान में विश्वास है, उसको जो है इंडिया अलायंस के जो नेता है राहुल गांधी जी, नेता प्रतिपक्ष बनाए गए हैं, वो जरूरी तौर पे जो है वो साथ निभाएंगे और लोगों की जो है बुलंद आवाज करेंगे। ठीक है, यानी कुल मिलाकर ये है कि सशक्त विपक्ष होने से अब सवालों की झड़ी लगेगी। चंचल भाई, प्रथम पंक्ति में आपके भी नेता बैठ गए हैं संसद में, सीट अलॉट हो चुका है राहुल गांधी के साथ। वो अब लगता है कि मोर्चाबंदी में मजबूती के साथ सामने नजर आएंगे। आज जिस तरह से एक सवाल खड़ा किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, हालांकि आपातकाल को लेकर के कांग्रेस ने भी तमाम मंचों से ये कहा है कि वह वक्त बेहतर नहीं था, निश्चित तौर पर, क्योंकि हम जितना पढ़ पाते हैं, हालांकि हमने आपातकाल को देखा नहीं है, लेकिन ये तो कहा ही जाएगा ना कि उस समय संविधान की धज्जियाँ उड़ाई गई, क्योंकि आपातकाल से भला कौन अनुभव गया। आपके नेता मुलायम सिंह यादव भी 19 दिन तक आपातकाल में जेल में रहे थे। तो मोदी जी ने तो एक तीर से 2 निशाने लगा दिए ना, एक तो राहुल गांधी और सोनिया जी के हाथ में जो संविधान दिख रहा था, और दूसरा समाजवादी जो साथ खड़े हैं। भाई आपके सामने भी तो असमंजस की स्थिति होगी आपातकाल को लेकर के। देखिए, सबसे पहले तो सभी दर्शकों को नमस्कार जी। एक चीज़ आज समझनी पड़ेगी। आज आपने देखा होगा प्रधानमंत्री जी जो हमेशा से करते आए हैं वही करते जा रहे हैं।
पिछले 10 सालों में ऐसा कोई समय नहीं रहा होगा जो इन्होंने पिछली सरकारों को कोसने के बजाय कुछ नया किया हो। केवल जैसे नहीं ताने मारना, कोसना, इस टाइप का काम उन्होंने संसद भवन से लेकर के आपने देखा होगा। आप ये बताओ, अभी बीजेपी के नेता भी अक्सर करके 70 साल चिल्लाते हैं, वो 70 सालों में अपने भी कुछ कार्यकाल जोड़ लेते हैं, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के, इनके भी। तो ये वो लोग हैं जो अपने बारे में नहीं बताते हैं, अपने 10 साल में आपने क्या काम किया उसके बारे में जिक्र नहीं करते। 10 साल में किस तरीके से संवैधानिक संस्थाओं का लगातार दुरुपयोग किया इन्होंने। आपने देखा होगा जितने भ्रष्टाचारियों के ऊपर बीजेपी ने आरोप लगाए उन सबको मिलाया, और अगर किसी ने भी अगर आंख दिखाने की हिम्मत की, किसी ने कोई सच्चाई बात कहने की हिम्मत की, उसके खिलाफ ईडी सीबीआई सबका दुरुपयोग किया कि नहीं किया। और एक दो राज्यों में नहीं, पूरे देश में अगर ऐसा कोई राज्य छूटा नहीं होगा जहां पे इनकी ईडी सीबीआई और विजिलेंस और जितनी भी हमारी जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनका इन्होंने दुरुपयोग न किया हो। पहली चीज। दूसरी बात, अब देखिए, अब 15 दिन का कार्यकाल इनका खत्म हो गया, 15 दिन हो गए हैं। 15 दिनों में आपने देखा होगा जितनी बड़ी बड़ी घटनाएं घटी हैं, भीषण ट्रेन घटना है, कश्मीर में आतंकवादी घटनाएं हैं, और नीट घोटाला। अब सोचिए व्यापम का विस्तार है ये संजय जी, इतना बड़ा घोटाला, मतलब हर एक परिवार इस बात को लेकर के, देश की जनता इस बात को लेकर के, मैं बताऊं, सच बताऊं, अगर कहीं 15-20 दिन पहले अगर 1-2 चरण और पहले बचे होते, उस समय अगर आ गया होता तो शायद ये सरकार का सफाया हो जाता। और एक चीज और है, देखिए आपने देखा होगा जिस तरीके से हीट वेव से लगातार लोग मर रहे थे, एकदम मतलब समझिए पूरे देश में जगह जगह से घटनाएं हुई, लेकिन उन सब बातों पे एक बार भी प्रधानमंत्री जी जो जनता के प्रमुख मुद्दे उस पर चर्चा नहीं करना चाहते। पूरे चुनाव के दौरान आपने देखा होगा कि इंडिया गठबंधन के लोग और समाजवादी पार्टी के लोग हमेशा मुद्दों पे राजनीति, हम लोगों की जनता के बीच में मुद्दों को लेकर के गए। बीजेपी के 10 साल के काले कारनामे जो थे, इन्होंने जिस तरीके से जनता को भ्रष्टाचार, महंगाई जो चरम पर था, उन सब बातों को लेकर के जनता के बीच में गए। और इन्होंने कभी भी अपने पूरे कैंपेन के दौरान प्रधानमंत्री जी ने कोई डेवलपमेंट की बात नहीं की। कभी मुजरा की बात करते, कभी मुसलमान की बात करते थे, कभी भैंस की बात करते थे, कभी शमशान की बात करते थे, कभी ना जाने क्या क्या, कभी 2 कमरों की बात करते थे। बस केवल यही सब बातें करते रहे, कहीं एक बार भी उन्होंने डेवलपमेंट की बात नहीं की, ना ही उन्होंने कोई जिक्र किया। एक बात तो तय हो गई है कि अब जिस तरीके से पिछले कार्यकाल में आपने देखा होगा, इस तानाशाही सरकार ने सैकड़ों सांसदों को, जिसने भी अगर अपनी बात रखने की हिम्मत की, इसने सवाल पूछने की हिम्मत की, उन सबको निलंबित करने का काम किया। हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ होगा संजय जी, आपने भी देखा होगा। हम लोग डिबेट भी कई बार किए कि लगातार सांसदों को निलंबित कर रहे हैं। वहीं इनकी पार्टी का एक बिगड़ैल सांसद इसी संसद भवन ने ऐसे दिन भी देखे कि जिस तरीके की भाषा का प्रयोग, जो दिल्ली का एक सांसद, इनका बिगड़ैल सांसद, जातिवादी धार्मिक बातों को एक मानी सांसद को लेकर किया, बिधुड़ी, वो भी देखा। लेकिन प्रधानमंत्री कहते हैं मैं मन से माफ नहीं कर पाऊंगा। और आप पूछ रहे 10 साल के कार्यकाल में बहुत बड़ा दिलचस्प और भी होगा, 10 सालों में प्रधानमंत्री कभी मीडिया का सामना नहीं किया। 10 सालों में केवल उन्होंने अपनी मन की ही बात करी, कभी किसी व्यक्ति का जवाब नहीं दिया। लेकिन आज तो संसद में जाने के पहले प्रधानमंत्री संबोधित किए, और आप लोगों से उम्मीद की है कि एक अच्छे जिम्मेवार विपक्ष की जरूरत है देश को। ठीक है, पहले चरण में बस 10 सेकंड में बात बोलो। कहा जाता है लड़ने वाला काबिल हो, लड़ने का मजा तब आता है। और इस बार आदरणीय प्रधानमंत्री जी को एहसास हो जाएगा कि इस बार जो है संसद भवन के अंदर प्रधानमंत्री जी को एक एक बात का जवाब देना पड़ेगा, इधर उधर की बातें नहीं कर पाएंगे वो। ठीक है, ये माहौल विपक्ष लोगों ने पैदा किया, और हमारे आदरणीय नेता अखिलेश यादव जी ने बहुत पॉजिटिव और सकारात्मक मैसेज दिया है संविधान को लेकर के। और आप देखेंगे आने वाले समय में जो है बीजेपी जो संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर नहीं कर पाएगी। निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री ने भी यही उम्मीद जाहिर की है कि एक अच्छे और जिम्मेवार विपक्ष की जरूरत है। तो जाहिर सी बात है, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि आप जनता का मुद्दा उठाइए संसद में, लेकिन शालीनता के साथ, हंगामे से बेअसर होकर के, तो शायद ज़्यादा बेहतर बातें आएंगी। प्रदीप जी, अपर्णा जी आपके पास आखिर में आएंगे, क्योंकि सारे विपक्षी दलों की पहले बात आ जाए, फिर आपसे जवाब ले लेंगे। राहुल गांधी एक्स पर लिखते हैं, एनडीए के पहले 15 दिन ट्रेन दुर्घटनाएं, एनडीए के पहले 15 दिन आतंकी हमला, एनडीए के पहले 15 दिन नीट घोटाला, और संविधान को लेकर के क्या कुछ उन्होंने कहा वो आपने बयान में सुन ही लिया। प्रदीप जी, कांग्रेस की क्या रणनीति रहने वाली है साहब आने वाले दिनों में? संजय जी, देश ने हमें विपक्ष की भूमिका अदा करने की जिम्मेदारी दी है, एक जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका अदा करने की जिम्मेदारी दी है। हम उनके विश्वास पर, उनकी जिम्मेदारी को ईमानदारी से निर्वहन करने का प्रयास करेंगे। हमारी आस्था, हमारा विश्वास भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था पे है, भारत के संविधान पे है। हमें उम्मीद थी इस देश के प्रधानमंत्री और सदन के नेता बोलने जब उठे हैं तो उन्होंने देश को संबोधित करते हुए
ये बोलेंगे कि मणिपुर की 1 साल से मणिपुर जल रहा था, उस पर कोई बयान आएगा। हमें लगा था कि नीट घोटाले और 7 साल में 70 घोटालों 70 परीक्षार्थियों के साथ जो घोटाले हुए हैं, इस पर देश के प्रधानमंत्री जी को बोलेंगे। देश के प्रधानमंत्री जी इस देश के रेल हादसे पर बोलेंगे। देश के प्रधानमंत्री जी इस देश के पुल के हादसे पर बोलेंगे। देश के प्रधानमंत्री सरकार बनते ही देश में बढ़ती महंगाई पर बोलेंगे। दूध, रोटी, दाल, सब्जी, यहां तक कि टोल टैक्स भी बढ़ा दिए गए, इस पर देश के प्रधानमंत्री जी देश को संबोधित करेंगे। लेकिन एक लफ्ज भी नहीं बोला। साल भर से मणिपुर जल रहा है, अब देश में इमरजेंसी और तमाम तरह की बातें कर रहे हैं। आपकी जो मात्र संस्था है, जिसकी आप राजनीतिक पार्टी है, उनके प्रमुख तक आपसे सवाल कर रहे हैं। 1 साल से मणिपुर जल रहा है और आज भी आप मौन है। देश के शिक्षा मंत्री लगातार नीट घोटाले पर, पेपर लीक पर लगातार, जब तक पूरी आम आवाम का प्रेशर नहीं बन गया तब तक ये बताते रहे कि पेपर लीक नहीं हुआ, थोड़ी सी चीटिंग है। झज्जर पे नहीं बोल रहे हो, गोधरा पे नहीं बोल रहे, ये आंकड़े कहां जा रहे हैं? क्यों आप किन आरोपियों को छिपाने का प्रयास कर रहे हैं? ये रास्ते चलते चलते किस बड़े नेता से जुड़ रहे हैं जो सरकारी पार्टी के नेता हैं? इस पर देश के प्रधानमंत्री को जवाब देना चाहिए था, लेकिन प्रधानमंत्री जी इस पर मौन है। और जब हम नीट पर सवाल उठाते हैं तो विपक्ष के नेताओं पर आदरणीय राहुल गांधी का मखौल उड़ाने का प्रयास करते हैं। जवाब देना चाहिए था, आपको जवाब देना हो, इतना ही नहीं हो रहा। अब लगातार देख लीजिए, आप नीट पीजी की परीक्षा तक आपने निरस्त कर दी। अभी नीट हुआ था, नेट की परीक्षा की स्थिति आप देख रहे हैं। 70 परीक्षाएं पेपर लीक के घोटाले के बीच में चल रही हैं। प्रधानमंत्री जी मौन है। तो हम इन सवालों का जवाब इस देश के नेता, इस देश के प्रधानमंत्री से जानना चाहते हैं। आदरणीय राहुल गांधी जी जानना चाहते हैं। हम निश्चित तौर पर एक जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका में हैं और हम जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। हम इस देश में ऐसी किसी भी ताकत को, ऐसी किसी भी षड्यंत्रकारी ताकत को जो इस देश का संविधान बदलना चाहती हो, इस देश की आरक्षण व्यवस्था को बदलना चाहती हो, इस देश के पीडीएस से नफरत करती हो, हम ऐसी षड्यंत्रकारी ताकतों को आगे बढ़ने नहीं देंगे। देश की जो भावना है उस सवाल के साथ हम निश्चित तौर पर एक जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका में नजर आए। चलिए अपर्णा जी, भाई सुना आपने समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और राजनीतिक विश्लेषक को। आपका पक्ष जानना चाहेंगे, क्योंकि विपक्ष सशक्त हो गया है तो तमाम तरह से सरकार को घेरने की अपने मंसूबे पे आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मुझे साफ तौर पर दिखाई दे रहा है घमंड किस तरीके से सर पर डांस करने लग गया है विपक्षियों के, खास तौर से। मैं सिर्फ इतना कहूंगी, संविधान की बात आप लोग मत करो। नेहरू जी ने 16 बार, इंदिरा जी ने 19 बार संविधान को बदलने का प्रयास नहीं किया, बदल दिया। हमने सिर्फ और सिर्फ विपक्ष में के होने के नाते तब भी आवाज उठाई, लेकिन तब नहीं इतनी बड़ी सोशल मीडिया थी, लोगों को समझ में नहीं आता। अरे आप लोग तो सिर्फ इतना बताओ कि पीडीए का मुद्दा आप जो लेकर आए, आपने हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति की। आपने लोकसभा इलेक्शन में ये कहा था कि खटाखट पैसे आएंगे 8,500। आपने तो ये नहीं कहा था, गारंटी दी थी बाकायदा, हालांकि वो जो गारंटी दी थी वो भी गैर संवैधानिक थी। और आपने ये कहा था कि किसी तरीके से संविधान खतरे में है। कहाँ है संविधान खतरे में? हम तो 10 साल से थे सरकार में, अभी तक तो संविधान हमने बदलने का प्रयत्न नहीं किया। फिर से हम सत्ता में आ गई एनडीए सरकार, आज भी संविधान कब खतरे में है? आपको सिर्फ एक मुद्दा बनाना है, संविधान की किताब दिखा के राहुल गांधी को और अखिलेश यादव जी को, तो आप लोग बनाते रहिए। आप सिर्फ और सिर्फ बात करते हैं तो सिर्फ एक चीज की, वोट बैंक की, अपने फायदे की, अपनी राजनीति चमकनी चाहिए। आखिरकार आपको विपक्ष में बैठना अच्छा नहीं लग रहा है, लोगों को देश आगे बढ़ रहा है, अर्थव्यवस्था आगे बढ़ रही है। जी आप 15 दिन की बात कर रहे हैं, 15 दिन में G7 में नरेंद्र मोदी गए, कितने बड़े बड़े काम हो गए। मैं मानती हूँ कि नीट में किसी भी तरीके से युवाओं के साथ, भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए था, तो 40 गिरफ्तारियां भी हो गई और गिरफ्तारियां चल रही हैं। तो कृपया करके भ्रमित करने का अपनी गंदी राजनीति से प्रयास मत कीजिए युवाओं को। साफ तौर पर जनता ये समझ रही है कि आप आज भी दूसरों की कंधों पर बंदूक रखकर आप चला रहे हैं और 99 सीट तीसरे साल बाद आप तीसरी बार भी लेकर आए हैं। आपकी हालत तीसरी सरकार में 49 सीट पर आ गई थी, इतनी खस्ता हालत हो चुकी थी। आज आप इंडिविजुअल लड़ने की स्थिति में नहीं है कांग्रेस, और विपक्ष में आप प्रतिपक्ष होने की, विपक्ष में आप डिप्टी स्पीकर होने की बात करते हैं। वो राजनीतिक विषय शीर्ष नेतृत्व तय करेगा, लेकिन आप कहाँ खड़े हैं पहले आप अपनी गिरेबान में झांक के देखिए। आप किस लायक है इसके लिए देखने की जरूरत है आपको। माननीय नरेंद्र मोदी
मोदी जी ने जो भाषण दिया है, मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को सपोर्ट करने के लिए बोला था, एक अच्छे एक विपक्ष होने के लिए बोला था। आप उसको डिफेंस करने की कोशिश कीजिए, लेकिन इसको इस तरीके से पेश करने की कोशिश मत कीजिए कि नरेंद्र मोदी जी किसी मुद्दे को लेकर सीरियस नहीं है, नीट को लेकर और युवाओं को लेकर सीरियस नहीं है। अगर सीरियस नहीं हुए थे तो, और आप बात कर रहे हैं एजेंसियों का गलत इस्तेमाल किया। मैं हर डिबेट में ये बात कहती हूँ, जो भ्रष्टाचार करेगा उसके खिलाफ एजेंसियां एक्टिव होंगी। इसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। आपने किया है तो आप भुगतेंगे, राहुल ने केजरीवाल जी ने किया है तो केजरीवाल जी भुगतेंगे। अरे आप सिर्फ इतना बताइए मुझे कि संविधान को लेकर जो इमरजेंसी लगाई गई थी, एक ही विषय है मेरा आज का, और नरेंद्र मोदी जी ने आप लोगों से बोला है कि जो लगाई गई थी, जिस तरीके से धज्जियां उड़ाई गई थी, जिस तरीके से जिस तरीके से मूल अधिकारों का, जिस तरीके से मानवता के मूल अधिकारों का उल्लंघन किया था, धज्जियां उड़ाई थी। आप मुझे सिर्फ इतना बता दो, क्या उसको लेकर आप आज माफी मांगेंगे? मैं मान लूंगी कि आज संविधान खतरे में है, आपकी इस बात को भी, जबकि नरेंद्र मोदी ने या फिर भारतीय जनता पार्टी ने कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया है जिससे संविधान खतरे में लगे। आपको सिर्फ एक मुद्दा बनाना है तो बनाइए, मोस्ट वेलकम, लेकिन जनता को मालूम है कि आप झूठ बोल रहे हैं और झूठ की राजनीति करते हैं, झूठ बोलकर, और आप सिर्फ एक विशेष समाज की बात करते हैं। अपने वोट बैंक के लिए आपने पीडीए का नारा दे दिया। मैं भी देखती हूँ आने वाले सालों में कि पीडीओ को लेकर आप क्या करेंगे। हालांकि पीडीओ को लेकर आप कुछ खास नहीं करने वाले, सिर्फ आपने डराने का काम किया, झूठ बोलने का काम किया है कि संविधान खतरे में है, इसलिए आपको वहां का वोट मिला। खैर, आने वाले 2027 के चुनाव में आपका जो बचा कुचा अहंकार है वो भी दूर हो जाएगा, मैं ये दावे के साथ कह सकती हूँ। कृपया करके इतना उछलने की और कूदने की जरूरत नहीं है। मैं डेफिनेटली एक बात कह सकती हूँ, एनडीए सरकार तीसरी बार बन चुकी है और पूरे 5 साल का कार्यकाल पूरा करेगी, तो कृपया करके खुश मत होइए, और मन ही मन खुश होने की कतई जरूरत नहीं है। ठीक है, ठीक है। चंचल कुछ बोलना चाह रहे थे, फिर मैं सवाल दूंगा। हाँ, देखिए, पहली बात तो बीजेपी के प्रवक्ताओं को बहन अपर्णा जी बोल रही हैं कि संविधान बदल लिया, ये कर दिया, 3 बार बदले, अमेंडमेंट हुआ था मैडम, थोड़ा सा जानकारी कर लीजिएगा। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, लायक वर्सेस नालायक की बात कर रही थी। लायक कौन है, नालायक कौन है, मैं बताता हूँ। जब हम लोगों की गठबंधन की सरकार रही, आपने देखा वो यूपी1 यूपी2 में सपोर्ट रहा बाहर से लेकर के, उस दौरान आप देखो आरटीई से लेकर के, आरटीआई से लेकर के, फूड सिक्योरिटी बिल से लेकर बड़े बड़े काम हुए, लैंड एक्विजिशन बिल, इतने बड़े बड़े काम हुए। लायक कौन, नालायक कौन, उसकी बानगी समझिएगा संजय जी। नालायक कौन है? जिसने 400 रुपए के गैस सिलेंडर को 1200 तक पहुंचाया। नालायक कौन है? आपको, हमको और जनता को देखना है। जिसने, सुन लीजिए मैडम, सुन लो, अपर्णा नोट कर लीजिए, आपके पास आ जाएंगे, इकट्ठे जवाब ले लेंगे। देखिए, दूसरी बात मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, आपने देखा होगा जिस तरीके डीजल पेट्रोल के ऊपर प्रधानमंत्री बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार बहुत हुई डीजल पेट्रोल की मार, आपको याद होगा बड़ी बड़ी होर्डिंग प्रधानमंत्री की, अरबों खरबों रुपए के, 11 लाख पेट्रोल पंप पूरे हिंदुस्तान में है संजय जी। हिंदुस्तान के सारे पेट्रोल पंपों में इस भाजपा की सरकारों ने जो प्रधानमंत्री नूरानी चेहरा लगाया मुस्कुराते हुए, जब लोग डीजल पेट्रोल डलाते थे और क्या बोलते थे, जब देखते कि 35 रुपए 40 रुपए और डीजल पेट्रोल पहुंच गया 100 के पार चला गया, तो लोग प्रधानमंत्री जी को क्या क्या बोलते होंगे आप इमेजिन कर लीजिए। शायद अपर्णा जी बोलते होंगे, घर वाले भी बोलते होंगे, भाई बताओ प्रधानमंत्री ने 35 से लेकर के 100 पहुंचा दिया। तो लायक कौन, नालायक कौन है? दूसरी बात, शिक्षा, चिकित्सा, बिजली, पानी क्या नहीं महंगा कर दिया। जो 50,000 रुपए की बाइक, 45,000 की बाइक आया करती थी उस समय, ये बीजेपी के लोगों ने उस बाइक को 1.25 लाख तक पहुंचा दिया। जो 25,000 रुपए का सोना जेवर आता था, हमारी बहनों बेटियों की शादी विवाह में यूज होता था संजय जी, उसको पहुंचा दिया मोदी जी ने 75,000। अब आप आकलन करिए कि नालायक कौन है और देश का लायक कौन है। आपने देखा होगा जिस तरीके से ये लोग कहते थे आदर्श गांव बनाएंगे, स्मार्ट शहर बनाएंगे, अभी नमामि गंगे के नाम पे इन्होंने मंत्रालय अलग से बनाया था, वो भी खा गए सारे के सारे भाजपाई। पूरे दुनिया में अगर हिंदुस्तान का नाम अगर किसी ने सबसे ज्यादा खराब करने का काम किया होगा, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पूरी दुनिया में चंदा लो धंधा लो को नारा चला। आप बताओ, कोविशील्ड से लेकर के बड़ी बड़ी कंपनियों से चंदा खाने वाले कौन लोग हैं? स्लॉटर हाउसेस चंदा खाने वाले कौन लोग हैं? तो बताओ नालायक कौन है? पहली बात। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, आप बताओ, जब भी कभी आप बात करते हो भारत माता की जैसी लाते हो भाषण में पहले ही, अब पाकिस्तानी कंपनियों चंदा खाने वाले भाजपाई चोर हैं। नालायक कौन है आप सोचो जरा। तो लायक वर्सेस नालायक के मैंने बता दिया आपको। दूसरी बात आपने कही, मानवता की बात कर रहे थे। आप बताओ, मानवता की बात आप कर रहे हो, आप सोचो, इस हमारे यहाँ पूर्वांचल में बड़ी फेमस कहावत है, सुपवा हंसे हंसे चलनिया से जिसे 72 छेद। ये बताओ, बीजेपी के लोग जो है मानवता की बात कब से करने लगे? मणिपुर की घटना आपको याद है? आप शायद
अपर्णा जी उस वीडियो को आप देख नहीं सकती है जिस तरीके से वीडियो वायरल हुई थी। और सोचिए बीजेपी के लोगों ने कितने समय के बाद जाकर के वो इन्होंने एक शब्द बोलने का भी नहीं काम किया। दूसरी बात, आप लोग तो राम के भी नहीं हुए, आज सीता माता इस बात को रोकती हैं। चंचल, मणिपुर मामले में अमित शाह ने अभी बैठक की है। क्या बैठक की? 1 साल हो गया, अभी हिंसा जारी है। भागवत ने भी चिंता जताई है। शर्मनाक बात है संजय जी, कितनी शर्मनाक बात है कि जो है आए 1 साल हो गए और हमारे देश के अंदर हम अभी हिंसा नहीं रोक पाए। कितनी शर्मनाक सरकार है, कितनी कायर सरकार है। इस सरकार ने केवल और केवल सत्ता में बने रहने के लिए किन प्रकरण, चाहे वो संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करे, चाहे विपक्षी ऊपर जेल भेज दे, जरा जवाब भी ले लीजिए, यही काम है। अपर्णा जी से जवाब ले लीजिए, फिर प्रदीप जी के पास आते हैं। हाँ, अपर्णा जी जवाब दे दीजिए, बताइएगा लायक और नालायक कौन है। डीजल पेट्रोल पर जवाब सुन लीजिए। ठीक है, एक-एक करके जवाब दे दीजिए। 2004 में जब हमारी सरकार थी तो डीजल 34 रुपए था, और जब आपकी सरकार आई तो आपने 69 रुपए दिया। आपके यहाँ बढ़ी थी उस वक्त 120% महंगाई दर, और मेरी आप सुन ली, आपने बढ़ाए थे दाम 120%। आंकड़े सहित बात करना। क्रूड ऑयल की कीमत पे आ जाऊंगा तो फिर बोलती बंद हो जाएगी मैडम, जान लीजिए। ठीक है, पहले उनकी बात सुन लीजिए। हाँ ठीक है, दर्शक खैर गूगल कर लेंगे, उनको पता है। नहीं ठीक है, अपर्णा जी नहीं याद है मुझे। सरकार में 2014 में क्या दाम दिए थे आपने? आप बताओ क्रूड ऑयल की कीमत क्या थी 2004 में, याद कर लो आप। देख लीजिए कितने परसेंट। पहले उनका जवाब ले लो, फिर बोल देना। दूसरा, बीच मत बोलिए। आप बताओ ना, ईवीएम खराब है कि नहीं है? आप सरकार में, आपकी अगर सीट अच्छी आ गई तो आप ईवीएम अगर सही होती तो आज 55 पार होते हम लोग, यहाँ पे 60 पार होते। अच्छा, अभी ईवीएम को लेकर शिकायत है? ईवीएम में शिकायत है, अरे आपने देखा होगा कि हमारी बास गांव की सीट। ठीक है, पहले अपर्णा को बोलने दीजिए। भाई साहब सुन लीजिए, सवाल किए हैं तो जवाब भी सुन लीजिए जी। आपने कहा था चंदा दो धंधा लो। आपके सरकारों में मैंने देखा है चंदा पता ही नहीं लगता था कहां से आया कहां गया। स्लाटर हाउस से चंदा खाया कि नहीं खाया बता दो बस केवल। आपके नेताओं ने तो बजट तक नहीं छोड़ा, बजट तक को निकल गए। भ्रष्टाचार की बात आपके मुंह से शोभा नहीं देती है। और इस तरीके की कि चंदा लो धंधा लो, चंदा कैसे जाता था? चेक्स में जाता था, टेम्पोस में जाता था, पता ही नहीं लगता था। आया गया चिट्ठियों पर्चियों पे लिख करके हमें इतना चाहिए इतना दे दो। आपकी सरकार में भ्रष्टाचार में गिनाने बैठ जाऊं तो पूरी डिबेट इसी में निकल जाएगी, तो कृपया करके इस पर मत बोलिए। और रही बात कि मणिपुर पर हमने बात की थी, कौन कहता है कि हमने बात नहीं की थी? आपको बात करनी ही नहीं थी, इसलिए आप चले गए संसद से, इसलिए आपने नहीं बात करी। हमने तो बात करी, आपने कहा बात करी, और बैठ के चल रही है। कौन सीरियस नहीं है? आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि सीरियस नहीं है? हाँ, ये बात मैं मान सकती हूँ कि विपक्ष में आज आप मजबूत होने की स्थिति में जो आप आ गए हैं ना, तो आप हावी होने की कोशिश कर रहे हैं। पर मैं एक बात बता दूं, मेरी भारतीय जनता पार्टी की कार्यप्रणाली में न तब तब्दीली आई थी जब आपकी 49 सीटें थी कांग्रेस की और आपकी 5 सीटें रह गई थी, तब भी हम में कमेंट नहीं आया था। एनडीए सरकार पहले मोदी सरकार कहती थी। ठीक है, एक एक करके पहले अपर्णा के सुन लो। आज आप बोल पा रहे हैं, तो कृपया करके ये बात मत कहो सीरियस नहीं है। जितना विकास भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है, आप लोग तब 50 साल पहले गरीबी का नारा देते थे, 50 साल बाद भी गरीबी का नारा देते हैं। आज लोकसभा इलेक्शन में पिछली बार दिया है आपने, इस 1 महीने पहले, गरीबी हटाओ, बेरोजगारी हटाओ। आप क्या कर रहे थे 55 साल तक सरकारों में? सही बात है, सवाल तो उठता है प्रदीप। अच्छा, जवाब भाई, सवाल आपकी तरफ है। गरीबी हटाओ का नारा तो इंदिरा जी ने दिया था, गरीब हटे क्या देश से। और दूसरा ये कि अगर आपके पास संख्या है जो अपर्णा जी कह रही हैं, तो आप दंभ ना करें, अहंकार से बात नहीं बनती है। अहंकार देखिए, हमारी छोटी बहन है, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता की हैसियत से बोल रहे, इसलिए मैं कह रहा हूँ, वरना मेरी व्यक्तिगत छोटी बहन है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आवाज आएगी, अभी आएगी। अपर्णा जी की आवाज ठीक कर दीजिए। हाँ बोलो प्रदीप। देखिए, अभी इन्होंने कहा अहंकार, और इन्होंने कहा साफ साफ स्पष्ट शब्दों को, मेरा जो चाल काम करने का तरीका न तब बदला था ना आज बदला। निश्चित तौर पर यही बात तो विपक्ष कह रहा है, आपका काम करने का तरीका नहीं बदला। आज भी 100 स्मार्ट सिटी जो आपने बताया था, उत्तर प्रदेश में वो 10 स्मार्ट सिटी है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता 10 स्मार्ट सिटी के नाम आज भी नहीं बता पाएंगे। 10 स्मार्ट सिटी उत्तर प्रदेश की, जिसका नाम भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आज भी नहीं बताएंगे। मैंने सारे प्रवक्ताओं से जब कहीं डिबेट हुई, मैंने पूछा उन 10 स्मार्ट सिटी के नाम बता दो, और स्मार्ट सिटी की परिभाषित कर दो। निश्चित तौर पर आपका चाल चलन और काम करने का तरीका बिल्कुल नहीं बदला है, क्योंकि पिछली सरकार में भी उत्तर प्रदेश में जहां बैठकर हम बहस कर रहे हैं, आप जितनी भी परीक्षाएं हुई, सारी की परीक्षाएं घोटालों की भेंट चल गई, लीक हुई।
चाहे वो पुलिस भर्ती घोटाला हो, चाहे नर्सिंग भर्ती घोटाला हो, चाहे शिक्षक भर्ती घोटाला हो, चाहे नलको भर्ती घोटाला हो, लगातार जितनी भी भर्तियां निकली सारी की सारी घोटालों की भेंट चल गई। नई सरकार और पिछले 7 सालों में 70 परीक्षाएं लीक हुई हैं। नई सरकार आते ही नेट की परीक्षा लीक हो गई और देश के प्रधानमंत्री मौन रहे। शिक्षा मंत्री ने लगातार जब तक देश का दबाव नहीं बन गया, विद्यार्थी और अभिभावक सड़क पर नहीं उतर आए, इन्होंने कहा परीक्षा लीक नहीं हुई है, चीटिंग हुई है। झज्जर पे बात न करना, गोधरा पे बात न करना, और वो तार जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं की तरफ मुड़ रहे हैं उस पर चर्चा न कर। देश के प्रधानमंत्री लगातार प्रेशर बनाने का बात करते हैं और बात कर रहे हैं मणिपुर की। मणिपुर के समाधान के लिए विपक्ष ने आपको रोका था। सरकार है आपकी जिम्मेदारी है कि मणिपुर जलना नहीं चाहिए। देश का एक भी नागरिक अगर कहीं दुखी है तो आपकी जिम्मेदारी है वो दुखी नहीं हो। आप बता रहे विपक्ष ने आपको रोका था, ये आपकी जिम्मेदारी थी महोदय। और जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर आपने 370 हटाते समय आपने बताया था कि निश्चय अब यहाँ पे कोई आतंकवाद नहीं होगा। लगातार कश्मीर चल रहा है, अब तो जम्मू जैसी सुरक्षित जगह पर भी आतंकी हमले हो रहे हैं और देश के प्रधानमंत्री मौन बता रहे विपक्ष इस पर सवाल खड़ा कर रहा है। ये तो पाकिस्तानी एजेंडा चला रहा है। अब पहले प्रधानमंत्री हैं जो बगैर बुलाए पाकिस्तान नवाज शरीफ के यहाँ बिरयानी खाने का थे। आप पहले प्रधानमंत्री इस देश के हैं, बगैर बुलाए गए और आप सवाल करें। जब सवाल होता है आप बताइए, देश के विद्यार्थियों के साथ जो घोटाला हुआ उस पर सवाल नहीं होगा। आप बताइए कि रेल हादसों पे सवाल नहीं होगा। आप बताइए कि पुल के हादसों पे सवाल नहीं होगा, बढ़ती महंगाई पे सवाल नहीं होगा, टोल के दाम आपके चुनाव के तुरंत बाद ज्यादा हो जाते हैं, इस पर सवाल नहीं होगा, दूध के दाम ज्यादा हो जाते हैं, इस पर सवाल नहीं होगा। और आपने गरीबी हटाने की बात की थी। गरीबी एक ऐसा एजेंडा नहीं है कि अभी हमने हटाया तो 50 साल तक गरीबी नहीं रहेगी। निश्चित तौर पर नई जनरेशन बढ़ती रहती है, नई पॉपुलेशन आती है। अगर उससे आप रोजगार छीनेंगे तो इस देश में गरीबी बढ़ेगी। आप उसे रोजगार नहीं देंगे, देश में गरीबी बढ़ेगी। आप महंगाई बढ़ाएंगे, देश में गरीबी बढ़ेगी। आप उनके किसानों का समर्थन मूल्य नहीं देंगे। आय दोगुनी करने की बात करते करते 27 रुपए प्रतिदिन उनकी आय और 74,000 रुपए कर्जा कर देंगे तो इस देश में गरीबी बढ़ेगी। निश्चित तौर पर आपने इस देश की आवाम को लगातार ठगने का काम किया है। आपने बेरोजगारों की एक बड़ी फौज तैयार की है, किसानों से उनका हक छीना है। जब उन्होंने हक की बात की है तो उनके सीने पर आपने गाड़ियां चढ़ाई हैं, इसलिए गरीबी बढ़ी है। और निश्चित तौर पर हम अच्छे विपक्ष, एक जिम्मेदार विपक्ष होने के नाते हमारी जिम्मेदारी है कि सरकार को आईना दिखाएं। आपने 8,500 रुपए की बात की थी, हमारी जिम्मेदारी, हमने वादा किया है हम सरकार को मजबूर करेंगे, कि देश के नौजवानों को की वो व्यवस्था हो, देश की महिलाओं की वो व्यवस्था हो। ठीक है सम्राट, आपको आवाज आ रही है मेरी? अपर्णा जी आते हैं आपके पास। सम्राट आवाज आ रही है जी? सम्राट आप एनडीए के साथ हैं संसद में। जिस तरह की रसाकसी एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच चल रहा है, इन सबके बीच राष्ट्रीय लोकदल की क्या भूमिका रहने वाली है? वो शामिल है। देखिए, सबसे पहले तो मैं सर्वप्रथम आपके माध्यम से सभी चुनकर 18वीं लोकसभा में माननीय सांसदों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। आज आपने देखा होगा कि संसद में इंडिया गठबंधन के कुछ लोग संविधान की किताब लेकर लहरा रहे थे संसद के अंदर, और वो लोग लहरा रहे थे जो संसद के जो है चीर हरण करके आपातकाल लगाने वाले लोग थे। ये जनता जानती है। ऐसे लोगों के हाथ में संविधान अच्छा लगता नहीं है। और दूसरी बात यह है कि जिस संविधान को खतरा बताकर जनता से वोट लिया और उसी संविधान के दम पे संसद में चुन कर आए और आज शपथ ग्रहण किया, इससे ये साफ हो जाता है कि संविधान कभी न खतरे में था, न कभी है और ना ही आगे कभी रहेगा जी। आपके कार्यक्रम का नाम है सशक्त विपक्ष संसद में रार। देखिए, सशक्त विपक्ष का मतलब संसद में रार करना नहीं होता है, बल्कि जनता के मुद्दों को उठाना होता है, लोकतंत्र की गरिमा रखना होता है। जनता इनकी नीयत को समझती है कि इनकी नीयत साफ नहीं है, इनकी नीयत जो है जनता के मुद्दों को उठाना नहीं है। इसलिए अब तक 10 वर्षों से इनको जनता विपक्ष के लायक भी नहीं छोड़ा है और आगे 5 वर्ष विपक्ष के लायक इनको छोड़ा था। लेकिन अब पहले ही दिन इन्होंने जाहिर कर दिया है
कि ये आगे आने वाले 5 वर्ष भी जनता के मुद्दों को ना उठाकर सिर्फ और सिर्फ संसद के अंदर हंगामा करेंगे। ठीक है, आप आपकी ये बात बस आ गई। इनका ये मतलब है। जी अपर्णा जी, प्रदीप जी ने काफी गंभीर आरोप लगाए थे, जरा उसका जवाब दे दीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। इतना कहूंगी कि उत्तर प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था की बात कृपया करके समाजवादी पार्टी के तरफ से मत कहिए, क्योंकि शिक्षा व्यवस्था की जो धज्जियां समाजवादी पार्टी में बनाई गई थी, अब जो करी गई थी, जिस तरीके से उसके हालात किए गए थे, वो आज भी दीमक हमारे उत्तर प्रदेश के उसमें सिस्टम में लगा हुआ है, घुसा हुआ है। वही आज समाज सामने निकल के नकल माफिया वाले जो गिरोह है वो आप सामने आ रहे हैं। मैं बस इतना कहूंगी, बेरोजगारी के ऊपर कई बार आपसे बता चुकी हूँ, बेरोजगारी के नाम पर ऑटो सेक्टर में नंबर 2 पर है, मैन्युफैक्चर में नंबर 1 है देश, और जीडीपी देश की आज कितनी शानदार है। खैर, आपको ये चीज इसलिए समझ में नहीं आएंगी क्योंकि आपको तो विरोध में ही बात करनी है, आप सही बात एक्सेप्ट नहीं करेंगे चूंकि आप विरोधी पार्टी के प्रवक्ता हैं। खैर, आप एक्सेप्ट मत कीजिए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सच्चाई को स्वीकार कर लेना चाहिए कि जो हालात इस देश के आज के दिन के हैं वो पिछले 10 साल पहले क्या थे, इसको पता है। क्या अर्थव्यवस्था थी इस देश की, क्या बेरोजगारी थी, क्या महंगाई थी, आपने क्या छोड़ी थी, डबल डिजिट में छोड़ी थी, 5 पे आ गए, बेरोजगारी 3 पर आ गई। खैर, और दूसरी व्यवस्था आप बात कर रहे हैं, मुझे सिर्फ और सिर्फ मुझे एक बात बता दीजिए कृपया करके महोदय, कि गरीबी कि आपने जो बात करी थी कि 50 साल पहले हटाया, आपने बढ़िया अपने आंसर दिए, लेकिन मुझे इस आंसर से एक बात समझ में नहीं आ रही है कि सिर्फ और सिर्फ आपकी एक बात झलक रही है, वो ये है कि आप क्या सरकार में आने के लिए दोबारा से गरीबी हटाओ का नारा देंगे, क्या ये सही है? आप उसका उत्तर दे सकते हैं, लेकिन सटीक उत्तर नहीं दे पा रहे हैं प्रदीप महोदय जी, मैं बस इतना कह रही हूँ। दूसरा, मैं ये आपने कोई और सवाल रिपीट किया था, अभी मुझे ध्यान में नहीं आ रहा, वो शायद मेरे दिमाग से मिसप्लेस हो गया। खैर, याद आएगा तो मैं अगली दूसरी बार में बोलूंगी तब। कंटिन्यू बस मुझे इतना ही कहना है फिलहाल कि आप जो भी कहिए, जो हो रहा है उस पर तो कम से कम आप बताइए कि हाँ इस तरीके की अच्छी चीजें भी हो रही हैं, निर्माण कार्य कितने अच्छे हो रहे हैं, एयरपोर्ट्स कितने अच्छे बन रहे हैं, जो व्यवस्थाएं विकास कार्य हो रहे हैं उनको सराहिए, उस पर आप अपर्णा जी, आप भी करते होंगे। अपर्णा जी, सदन की इस बार जो व्यवस्था है ना, निश्चित तौर पर जब राहुल गांधी बोलने के लिए खड़े होंगे तो प्रधानमंत्री को भी बैठना पड़ेगा, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में और संसदीय परंपरा रही है। तो आपके लिए चुनौती तो है, क्योंकि जिस तरह का तेवर और कलेवर लेकर के विपक्ष आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है और जनता के उन मुद्दों को वो छूना चाहेगा जो चुनाव के दौरान उनके लिए सुपर हिट रहा। जी अपर्णा, मैं आपसे बस इतना कहूंगी, बहुत अच्छा होता है किसी भी देश के लिए विपक्ष का मजबूत होना, तो बहुत ही सराहनीय कार्य है जो नेता प्रतिपक्ष बनेंगे, बहुत अच्छी बात है, स्वागत है उनका, बहुत अच्छा है देश के लिए, वो कम से कम मजबूती से अपनी बात रख पाएंगे। खैर, मजबूती से बात रखने के लिए कभी नहीं रोका गया, जब भी आप मुद्दों पर डिस्कस करेंगे तो सदन में जरूर चर्चा होगी, लेकिन आप बवाल करने आएंगे और काम नहीं होने देंगे, सदन को चलने देने में वादा अगर आप करेंगे तो इस तरीके के बयान सामने आएंगे और इस तरीके की मुझे ऐसा लगता है देश के हित के लिए सदन चलते रहना चाहिए, और वो भी ऐसे मुद्दों पर जो काम आगे बढ़े, न कि आप बाधा डालें। निश्चित तौर पर दिलीप जी, विपक्ष करना चाहिए, चल आते हैं, दिलीप जी को पहले ले लेते हैं, फिर आपके पास आते हैं। दिलीप जी, जी भाई, लोकतंत्र की बेहतरी तो इसी में है ना कि संसद की कार्रवाई चले, जनहित के मुद्दों पर चर्चा हो और जनता को भी ये लगे कि हमारे जो नुमाइंदे वहाँ पहुँचे हैं वो हमारी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। सिर्फ सदन स्थगन हंगामा, इस तरह के तमाम मुद्दों से देश का भला तो नहीं होने वाला है ना। देखिए संजय जी, एक चीज़ है, जिस हिसाब से जो है जनता ने जो है विपक्ष को मजबूत विपक्ष पेश किया है, भारतीय जनता पार्टी के और देश के प्रधानमंत्री, एनडीए के प्रधानमंत्री आज इस पोजीशन पे आ गए हैं कि वो मोदी सरकार जो दूसरे 2 टर्म रहा है वो नहीं कह रहे हैं, अब एनडीए सरकार कह रहे हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि इस बात का एहसास करा दिया है मजबूत विपक्ष कि आज जो है जो तानाशाह लोग थे, जो 10 साल तानाशाही किए हैं, वो आज ये कह रहे हैं कि मजबूत विपक्ष होना चाहिए। आज वो लोग कह रहे हैं, लोकतंत्र में मुझे विश्वास है, आज वो लोग कह रहे हैं कि सदन चलना चाहिए, अच्छे से चलना चाहिए,
अरे आप भाई, ये सोच लीजिए। प्रधानमंत्री जी ने कब बोला है कि मुझे लोकतंत्र में विश्वास नहीं? वो तो जब भी देखे संविधान को नहीं, माथा से लोकतंत्र में चूमते उनके हैं। विश्वास है। मैं कहां कह रहा हूं लोकतंत्र में विश्वास नहीं है। लोकतंत्र में विश्वास है, लेकिन वो लोकतंत्र उनके द्वारा बनाए गए लोकतंत्र में है। आप नहीं, बात समझिएगा। ऐसा भारत में लोकतंत्र में कोई हाँ, हुआ ही उनके नहीं। द्वारा बनाए गए। देश ने आज इंदिरा जी की तानाशाही नहीं सही। जी, लोग कहते हैं कि मैडम एक मिनट शांत रहें। हमारे एक चीज भारतीय और, लोकतंत्र की व्यवस्था बड़ी मजबूत है भाई, जी। इसको ना कोई बना सकता है ना बिगाड़ सकता ये है। लोग सब जो है सिर्फ और सिर्फ जनता के हाथ में होता है। भारतीय जनता पार्टी, अरे प्रवक्ता जी, एक ठीक प्रवक्ता है। महोदय एक मिनट। अपर्णा जी जरा जो सुन लीजिए इनके बाद। लोग कहते हैं कि जो है 55 साल से या 70 साल से, 55 साल तो अपर्णा जी के मुंह से आ गया, जो 70 साल जो है भारतीय जनता पार्टी के जो है सारे नेता, इवन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते थे कि जो है देश में कुछ नहीं हुआ, देश में यह हो गया, आपातकाल हो गया, सब कुछ हुआ, इसीलिए जनता आपको चुन के 2014 में लाई थी। आपके जो है झूठे खोखले वादों पे जो है आई, और आप जो है 10 साल जो है उस चीज को, जो खोखले वादे किए थे, वो वादों को जो है निभा नहीं सके, इसलिए जो है विपक्ष को मजबूत विपक्ष ला दिया और आपको आपकी जो है हैसियत बता दी कि जो है आपको इसी के तहत रहना है। और एक चीज सबसे बड़ी बात है कि एक बूढ़े शेर को, शांत रहें, बाद में बोलिएगा, एक बूढ़े शेर को जो कहते हैं कि जो है भारतीय जनता पार्टी के जो है नरेंद्र मोदी शेर है, एक बूढ़े शेर के सामने एक जवान शेर आ गया है, और वो भारत की जनता का, आवाम का आवाज है। स्वागत है उनका, स्वागत है। अरे एक मिनट, शांत रहें। वो आवाज बन के आए हैं और इस तरह से जो है जो तानाशाही चल रही थी उसको समाप्त कर दिया है, और निश्चित तौर पर जो है देश में प्रोग्रेस होगा। दिलीप जी, मैं आपके इस बात से इत्तेफाक नहीं रखूंगा, क्योंकि संसद को चलाना, प्रधानमंत्री बार बार कह रहे हैं कि सर्वमत से सरकार चलती है, बहुमत से सरकार बनती है। जी। तो विपक्षी दलों की भी ये भूमिका होगी। हालांकि निश्चित तौर पर दोनों तरफ से बराबरी का मुकाबला चल रहा है। जी जी। अगर स्पीकर का चयन होना है तो ठीक है भाई, सत्तारूढ़ दल का स्पीकर होता है, ये परंपरा रही है। डिप्टी स्पीकर आप विपक्षी दलों को दे दें। अब उसमें कुछ इस तरह की बात होगी तो खटपिट होगी ही होगी, जी जी। तो रार आएगी ही आएगी। बहरहाल देखना होगा कि दोनों तरफ से क्या पहल होती है। चंचल कुछ कहना मैं एक शब्द बोल दूं सर, देखिए चंचल को बोलने दीजिए, फिर आपके मैं पास आते हैं। रिदम बिगड़ जाएगा। हाँ। आप जो है जो तानाशाह वाली बात मैं कह रहा हूं, जो काम जो है नोटबंदी का, वो देश के जो है आपकी वो मंत्री, अर्थव्यवस्था मंत्री, वित्त मंत्री का था, वो काम जो है प्रधानमंत्री करते हैं। जो नए संसद भवन का उद्घाटन जो है महामहिम राष्ट्रपति या जो है स्पीकर को करना चाहिए, प्रधानमंत्री करते हैं। या जो है मंदिर का जो है निर्माण होता है, उसका उद्घाटन जो है किसको करना चाहिए, किसको बुलाना चाहिए? अगर ये होता है, देश में तानाशाह है। नहीं, ये कैसे कह सकते हैं? मंदिर निर्माण के लिए उसके लिए पूरी समिति बनाई गई थी, उसका फैसला था। वो प्रधानमंत्री को बुलाया, राष्ट्रपति को बुलाया या शंकराचार्य को बुलाया। चंचल जी, हाँ, चीफ गेस्ट बुलाएंगे वो आएगा या अभी आंकड़े नहीं ठीक है, उसका मैंने खंडन कर दिया। हाँ, ठीक ये आंकड़े की बात कर रहे थे तो है ना, हम तार्किक चीजों पे बात करें। हमारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। जो अभी आप आंकड़े पेश कर रही थी कि महंगाई की बात कर रही थी, डीजल पेट्रोल, जल्दी संक्षेप में, क्योंकि समय हो रहा है। कोई किताबी नहीं है, ये आंकड़े आप बात पढ़ लेना। आएगा क्रूड ऑयल की कीमत उस समय $120 प्रति बैरल हुआ करती थी, तब इस देश आदरणीय मनमोहन सिंह जी ने उस समय डीजल पेट्रोल 65 रुपए 55 रुपए तक था उस समय। आज आपको देख लो चंचल, जीएसटी अभी पेट्रोल डीजल पे है कि नहीं? नहीं है, अभी भी नहीं है ना? अभी नहीं। हाँ। और सुनिए, जो एक्साइज ड्यूटी 3 रुपए 21 पैसे थी और 3 रुपए 58 पैसे थी, 57 पैसे थी, उसको आपने 31 रुपए तक पहुंचाया है। ये झांसेबाजी, जुमलेबाजी सबको पता है। अर्पणा जी पढ़ी लिखी प्रवक्ता है आप, तो कम से कम इन बातों को जब किया करें तो कम से कम विपक्ष को इतना कमजोर मत समझिए, सबको आंकड़े पता है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, आप बात कर रही थी अभी जो है, यही आप समझिए विपक्ष की ताकत का एहसास लगा लीजिए कि जो आदरणीय प्रधानमंत्री जो भी कुछ कभी कभी बोलने को मौका मिलता था, केवल विपक्ष को ताने महमाने वाला काम किया करते थे। आपको याद होगा, नेता प्रतिपक्ष का दर्जा भी नहीं लेने दिया इन्होंने। जबकि आपको देखा दिल्ली विधानसभा के अंदर इनके पास 2-3 लोग हुआ करते थे, तब भी आदरणीय केजरीवाल जी ने नेता प्रतिपक्ष को दर्जा दिया था। लेकिन बीजेपी का अहंकार ही था कि हम नेता प्रतिपक्ष दर्जा नहीं लेने देंगे, नहीं बनने देंगे, नहीं वो मिल पाया वो। लेकिन इन्होंने, अब इनको यह एहसास है, अब प्रधानमंत्री जी मोदी सरकार नहीं बोलते हैं, अब एनडीए की सरकार बोल रहे हैं, अब मानवता की बात कर रहे हैं। चलिए, तो सारी निश्चित सारी तौर पर मानवता सब कुछ भूल चुके हैं। निश्चित तौर पर सशक्त विपक्ष होगा तो काफी बदलाव देखने को मिलेगा भी, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब मैं आखिरी चरण पर चलता हूं, 30-30 सेकंड में अपना जवाब। अपर्णा जी, सशक्त विपक्ष
चुनौतियां कितनी आप लोगों के लिए 30 सेकंड में? देखिए, चुनौतियां बिल्कुल भी नहीं है। मुझे लगता है देश हित के लिए कार्य चलते रहने चाहिए सदन के, न कि हंगामा होना चाहिए जैसा कि उन्होंने आज किया है। मजबूत विपक्ष बहुत अच्छी बात है देश के लिए, और मैं स्वागत ही होगी, ये देश का कदम है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं बस इतना कहूंगी, जिस तरीके से हंगामे होंगे सदन में आने वाले समय में, आप देख लेंगे, इनको विकास से कोई मतलब नहीं है, नीट एग्जाम से कोई मतलब नहीं है, मणिपुर से कोई मतलब नहीं है। जब भी इनसे डिस्कशन होगा, ये सिर्फ और सिर्फ वॉक ड्रॉ करेंगे और कुछ नहीं, सिर्फ भागेंगे सदन में। आपको सिर्फ ये आने वाले कुछ दिनों में समझ में आ जाएगा कि इनका काम सिर्फ एक होगा, हंगामा करना। मुझे ऐसा लगता है ऐसा नहीं होना चाहिए। एक अच्छे विपक्षी होने के नाते आपको सदन में बहस करनी चाहिए, मुद्दों की राजनीति करनी चाहिए, न कि आपको हंगामे करने चाहिए। 30 सेकंड हो गया। चंचल भाई, आपके पास भी अहम जिम्मेवारियां हैं। अखिलेश जी कह दिए थे कि संख्या बल ज़्यादा आ गया है, तो जिम्मेवारियां भी जनता के प्रति हमारी उतनी ही बढ़ गई है। संसद में आपकी भूमिका 30 सेकंड में। निश्चित तौर से संजय जी, देखेंगे आप, जो जनता के प्रमुख मुद्दे हैं, उन मुद्दों को हम लोग जनता के बीच सदन से लेकर सड़क पर उठाने का काम करेंगे। और आपने देखा, आदरणीय नेता हमारे अखिलेश यादव जी स्पष्ट कहा है कि इस बार विपक्ष जो है जनता के मुद्दों को जो है आदरणीय प्रधानमंत्री जी को जवाब देना पड़ेगा, और अगर जरूरत पड़ेगी तो सदन से लेकर सड़क तक वो लड़ाई भी लड़ने का काम करेंगे। जनता के सवालों को हम लोग जो रखेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जुमलों को अब जनता नहीं सहने वाली है, उसका करारा जवाब मिलेगा। चलिए ठीक है। सड़क से सदन प्रवक्ता कांग्रेस प्रदीप जी, अपर्णा जी जरा प्रदीप जी का भी 30 सेकंड जाया ना होने पाए। जी प्रदीप जी, 30 सेकंड में भाई, नई भूमिका आपके सामने है। इस देश ने हमें सशक्त विपक्ष के रूप में दिया है, तो हम ये भी बताया है कि आपको रचनात्मक विपक्ष की भूमिका अदा करनी है। हम निश्चित तौर पर उन सवालों के साथ सरकार के सामने खड़े होंगे और सरकार के अहंकारी रवैये को रोकने की कोशिश करेंगे। पिछले कार्यकाल में सरकार के अहंकारी रवैये नहीं 150 से ज्यादा सांसदों को की बोलती बंद कर दी थी, सदन से बाहर करने का प्रयास किया था। हम उसे रोकने का प्रयास करेंगे। हम कोशिश करेंगे इस देश में दोबारा नीट और परीक्षार्थियों के साथ घोटाले ना हो। हम कोशिश करेंगे अब रेल के डिब्बों में से जनरल डिब्बे काट करके एसी और एसी कोच ना बढ़ाया जाए। हमारी कोशिश होगी इस देश की आवाम जो हवाई चप्पल वालों का हवाई जहाज में बैठाने का वायदा हुआ था, हम उसे पूरा कराने का प्रयास करेंगे। हम कोशिश करेंगे अयोध्या में विकास के नाम पर घोटाले ना हो। आज जो सड़क टूटी हुई समाचार पत्रों में आ रही है, 30 सेकंड हो गया। निश्चित तौर पर ये ना हो। और हवाई जहाज की बात करने वाले लोग, हवाई जहाज वहां चले जहां सवारियां हो। 30 सेकंड हो गया प्रदीप जी, और लोग सम्राट 30 सेकंड में आपकी भावना। जी, जिस तरह से आज संसद में हंगामा हुआ है, जनता निराश हुई है। इनका काम सिर्फ हंगामा करना। जनता ने बहुत ही उम्मीद लगाई हुई थी कि संसद में हमारे मुद्दे उठाए जाएंगे। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की पार्टी के जो प्रवक्ता हैं वो आज यहाँ पर मुद्दे गिनवा रहे हैं। आप अपनी बात करें 30 सेकंड में। अरे भाई, चवन्नी भी पलट गई। चलिए आप बोलिए। पलटती नहीं तो पलट गई। दिलीप जी आप अपना 30 सेकंड में कंक्लूजन। जनता ने साफ जाहिर है। कंक्लूजन बिल्कुल निष्पक्ष और स्पष्ट। संजय जी एक बात बताएं, जो है मजबूत, ठीक है सम्राट, बात आ गई आपकी। मजबूत विपक्ष से जो है ये साबित कर दिया है जनता ने, जो है जो मजबूत विपक्ष दिया है कि अब जो है लोगों की बातें सुनी जाएगी। और एक चीज और मैं एक शेर के साथ खत्म करूंगा प्रधानमंत्री जी के लिए। तू इधर उधर की बात न कर, तू इधर उधर की बात न कर, बता कि कारवां क्यों लुटा, मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए सारे मेहमानों का। निश्चित तौर पर अभी संसद की कार्रवाई शुरू हुई है। अगले 2-3 दिनों तक काफ़ी दिलचस्प रहने वाला है ये कार्रवाई, क्योंकि 26 जून को स्पीकर का चुनाव है। 27 तारीख को हमें राष्ट्रपति का अभिभाषण सुनने को मिलेगा, जिसमें मोदी पार्ट 3 सरकार के भविष्य की क्या नीतियां होंगी उसकी झलक मिलेगी। यानी संसद को लेकर चर्चाओं का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। फिलहाल मुझे आज यहीं दीजिए इजाज़त। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। रेरा से स्वीकृत वेंकटेश सिटी कॉलोनी, जहां आपको मिलेगी बेहतर रोड, पानी की टंकी, साथ ही कॉलोनी की सुरक्षा के लिए कंपाउंड वॉल। पता वेंकटेश सिटी स्टेडियम के पीछे,
अंबेडकर वार्ड, तेंदुखेड़ा, नरसिंहपुर। फोन नंबर 192381553130। सालों से लोगों की स्वास्थ्य का रखा ख्याल, लोगों को जिनसे मिलता है बेहतर उपचार। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह यादव, कंसल्टेंट फिजिशियन, जिला चिकित्सालय के सामने, रोशन कुटीर, मुरैना। कॉस्मो लेजर डेंटल क्लिनिक एंड डेंटल इम्प्लांट सेंटर, जो देता है आपको वर्ल्ड क्लास की बेहतरीन डेंटल सुविधाएं। पता प्रथम तल, वृंदावन टावर, ऑपोजिट होटल JK पैलेस, सिविल लाइंस, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। संपर्क करें 6938822172। गुड़गांव के टॉप ब्यूटी सैलून में से एक अबाउट यू नेल्स एंड ब्यूटी सैलून एंड एकेडमी, जहां मिलता है आपको नेल एक्सटेंशन जैसे सभी तरह की कॉस्मेटिक सेवाएं। पता 17 बेसमेंट हुडा मार्केट, सेक्टर 40, गुड़गांव। संपर्क करें 9555299960। वॉलपेपर की बेहतरीन डिजाइन के साथ इंटीरियर और एक्सटीरियर के कार्यों का बेहतरीन अनुभव। केसरवानी पेंट्स एंड हार्डवेयर। पता जवाहरलाल नेहरू रोड, निकट पार्वती हॉस्पिटल, प्रयागराज। मेडिको हॉस्पिटल एंड सुपर स्पेशलिटी सेंटर, जहां होता है स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की निगरानी में बेहतर इलाज। संपर्क करें 9455270200। पता नए हाईकोर्ट के सामने, स्माइलगंज, फैजाबाद रोड, लखनऊ। babaSahebShadi.com, ये पोर्टल वेबसाइट शादी विवाह के रिश्तों के लिए ये बहुत ही भरोसेमंद और बेहतरीन पोर्टल वेबसाइट है। अभी तक बहुत सारे लोगों ने इस पर भरोसा किया है और मनचाहा रिश्ता पाया है। ये पूर्णतः सुरक्षित है। आप आज ही अपना निशुल्क पंजीकरण कराएं और मनचाहा रिश्ता पाएं। गोयल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल आपके लिए लेकर आया है वर्ल्ड क्लास हार्ट केयर फैसिलिटीज, जहां होता है हार्ट समेत सभी बीमारियों का बेहतर इलाज। संपर्क करें अयोध्या रोड, चिन्हट, लखनऊ। मां सरस्वती शिक्षण संस्थान मदुरी, राजकीय मान्यता प्राप्त विद्यालय, जहां होता है भविष्य निर्माण। एडमिशन के लिए आज ही संपर्क करें और अपने बच्चों को दिलाएं बेहतर शिक्षा। जिला खीरी, उत्तर प्रदेश। MGM हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, एडवांस न्यूरो एंड स्पाइन सर्जरी सेंटर। आपका स्वास्थ्य ही हमारी प्राथमिकता। पता झलवा, प्रयागराज। मस्तिष्क मनोरोग, नस एवं नशा मुक्ति के विशेषज्ञ डॉक्टर राकेश पासवान। पता सीताराम हॉस्पिटल, दरभंगा कॉलोनी, लाउदर रोड, प्रयागराज। दशकों से प्रयागराज के विश्वसनीय शैक्षणिक संस्थानों में से एक वैभव क्लासेस, जहां मिलता है शिक्षा का बेहतर एनवायरनमेंट अनुभवी शिक्षकों के साथ। पता नियर ऑटो सेल्स बिल्डिंग, सिविल लाइंस, प्रयागराज। एम प्लैनेट डिजिटल वर्ल्ड लेकर आया है इलेक्ट्रिक स्कूटर की दुनिया में नई क्रांति। बेहतर कंफर्ट, आधुनिक सुविधाओं से लैस रोड का नया बादशाह। इलेक्ट्रिक स्कूटी अपनाए, प्रदूषण को कहे बाय बाय। पता प्रोफेसर कॉलोनी, कमला नगर, आगरा। करी भोजपुरी के पहला स्टोरी टेलिंग मोबाइल ऐप यायावरी वाया भोजपुरी प्ले स्टोर से और डूब जाएं दुनिया भर के कहानियन के अद्भुत सागर में आपन भाषा भोजपुरी में। यायावरी वाया भोजपुरी, कथा कहानी आपन बानी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए चुने आदर्श जनता विद्यालय, गोला कस्ता रोड, उमरपुर, लखीमपुर खीरी। एडमिशन के लिए आज ही संपर्क करें। शिक्षा जीवन सार्थक करता, यही मंत्र है मूल्य। शिक्षा की ही ज्योति जलाता बाल मंदिर हाई स्कूल। बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए आज ही चुने बाल मंदिर हाई स्कूल, जबलपुर रोड, देवरी, जिला रायसेन। एडमिशन ओपन। ग्वालियर शहर का जाना माना पैलेस, शानदार फैसिलिटीज और एयर कंडीशन रूम्स की अवेलेबिलिटी। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें जनकपुरी पैलेस और श्रीराम इवेंट, जनकपुरी प्लाजा, दाने बाबा रोड, शताब्दीपुरम, ग्वालियर। देवरी का प्रतिष्ठित ज्वेलरी शोरूम श्रीकांत ज्वेलर्स, 18, 20 और 22 कैरेट सोने के आभूषणों की विशाल रेंज, चांदी के बर्तन व आभूषण, गिरवी सुविधा उपलब्ध। संपर्क करें सराफा बाजार, देवरी, जिला रायसेन। फिजियोथेरेपिस्ट नजमा खान की फिजियोथेरेपी के माध्यम से पाए पुराने से पुराने दर्द से तुरंत निजात। सीरा बेस्ट हेल्थ केयर हैप्पी फैमिली। पता अक्षती लॉज के सामने, श्रीराम फाइनेंस के बगल, कैलारस, जिला मुरैना, मध्य प्रदेश। छूट नहीं पाएगी अब यूपी की कोई भी खबर, क्योंकि हर खबर पर होगी हमारी पैनी नजर। सच्ची खबरों पर रहेगा हमारा पूरा फोकस। आपको दिखाएंगे सूबे से जुड़ी हर खबर। देखिए प्राइम उत्तर प्रदेश, सिर्फ प्राइम टीवी पर।